नो 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 नो। महिया। यूकारियोटिक सेल्स, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं यूकारियोटिक सेल से, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है। ठीक है। अभी यूकारियोटिक सेल समझने से पहले हमें ऑर्गेनिज्म वहां पे जाएंगे जब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ने की कोशिश किया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हमने, इसका नंबर कितना था टोटल स्पेसीज, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात किया जाए तो कितना था, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज प्रेजेंट है हमारे आसपास। ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये 1.7 टू 1.8 मिलियन जो स्पेसीज है, इसको हम लोग 5 या 6 क्लास में क्लासिफाई किया गया था। तो पहला क्या था, तो हम लोग बोले थे मोनेरा था। दूसरा क्या था, प्रोटिस्टा। देन क्या था, फंगाई। देन प्लांटी। उसके बाद क्या था लास्ट में, एनिमेलिया। क्या था, एनिमेलिया। ये हम देखने की कोशिश की। तो मोनेरा जो था, इसी को हमने क्या बोला था, सिर्फ मोनेरा को क्या बोला था हम लोग, प्रोकारियोट्स बोला था। क्या बोला था, प्रोकारियोट्स। तो प्रोकारियोट मीन्स होता क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, मान लेते हैं ये सेल है, कोई ऑर्गेनिज्म का क्या है, कोई ये क्या है, सिंगल सेल है। इस सेल में क्या होता है, ये सेल है तो ये मैं क्या बना रहा हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, ये मान लेते हैं कोई लिविंग सेल है, और आउटर जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसमें ये जो है स्ट्रक्चर किसका है, न्यूक्लियस का। तो ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, ये न्यूक्लियस है, और इसको मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो यूकारियोट्स और प्रोकारियोट्स में डिफरेंस देखेंगे। तो प्रोकारियोट्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोनेरा किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, प्रोकारियोट्स होंगे, और क्या होंगे, यूनिसेलुलर। एक ही सेल होंगे, लेकिन उसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि हमारे हमें हम लोग क्या है, यूकारियोट्स है। तो यूकारियोट्स के केस में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम, डीएनए, क्रोमैटिड, जो बोलना है बोलो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये क्या हो गया, यूकारियोट हो गया, यूकारियोट से प्रोकारियोट में क्या होता है, ये जो सेंटर में दिखाई दे रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ क्या रहेगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल अंदर रहेंगे। ठीक है। तो अंदर नहीं रहेंगे क्योंकि ये कवर नहीं है, ये न्यूक्लियस है जो कि हमारे में हो रहता है, इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं।
हमारे केस में न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकार्योट केस में क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। अब समझ में आ गया। तो वही बोल रहा है कि मोनेरा को छोड़ करके ये जो है चारों, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट, एनिमल, ये सारे के सारे क्या है, यूकारियोट्स है। क्या है, यूकारियोट्स है। ठीक है, क्या है, यूकारियोट्स है। ये हम बात करने की कोशिश किए थे। यूकारियोट्स में क्या आएंगे, द यूकारियोट्स इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया एंड फंगाई। मुनेरा को नहीं लिया गया, क्यों, मुनेरा क्या है, प्रोकारियोट्स है, इसलिए मुनेरा को नहीं लिया गया। इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे, ओनली प्रोटिस्ट, प्रोकारियोट्स के बारे में पढ़ रहे थे, मुनेरा के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सारे के सारे बैक्टीरिया कम्स अंडर द मुनेरा किंगडम। तो ये क्या है, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया, फंगाई इन यूकारियोट सेल्स। देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है क्या, कि अगर यूकारियोट्स है तो यूकारियोट सेल में क्या होंगे, यहाँ पे राइबोसोम होंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ठीक है, लाइसोसोम होंगे, है ना, गोल्जी बॉडी होंगे, बहुत सारे ऑर्गेन जो कि प्रोकारियोट्स में क्या है, ये नहीं है। तो ये सारे जो हमने नाम लिया, गोल्जी बॉडी, है ना, प्लाज्मा, गोल्जी बॉडी हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये क्या होता है जनरली, हम लोग क्या रखते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, बट क्या बोल सकते हैं, मतलब वो ऑर्गेनल्स, बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। यूकारियोट सेल्स पोसेस ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है बहुत अच्छा, विथ ए न्यूक्लियस डेवलप। इन एडिशन यूकारियोटिक सेल्स हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन। जो यूकारियोटिक सेल्स होते हैं वो उसमें लोकोमोशन करने के लिए, मूव करने के लिए क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, साइटोस्केलेटल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू द क्रोमोसोम, और उसका जेनेटिक मटेरियल जो है क्रोमोसोम बहुत ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहता है। वही बोलने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है क्या, कि ऑल यूकारियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। सारे के सारे यूकारियोटिक सेल्स जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते, एक जैसे नहीं होते हैं। एक जैसे नहीं होने के रीजंस क्या हो सकते हैं, प्लांट में सेलुलोज होते हैं, है ना, सेल वाल होता है, एनिमल में सेल वाल नहीं होता है। फंगाई में भी सेल वाल होता है, बट उसका सेलुलोज नहीं होता, वो काइटिन का बना रहता है। तो अलग अलग क्या है, सेल वाल अलग अलग केमिकल से बने होते हैं, तो एक जैसा नहीं होता है। प्लांट्स एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर प्रोसेस सेल वॉल। प्लांट और एनिमल का एक दूसरे से अलग इसलिए है क्योंकि उसमें क्या होता है, सेल वाला होता है प्लांट में, और एनिमल में सेल वाल नहीं होता है। प्लांट में प्लास्टिड भी होता है और लार्ज वैक्यूल भी होता है। क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जो कि है हमारे में, एनिमल में नहीं पाया जाता, लेकिन दोनों क्या है, यूकारियोट्स ही है। विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, जो कि सेल वाल, प्लास्टिड्स, वैक्यूल क्या रहता है, एब्सेंट रहता है किसमें, एनिमल सेल में। ऑन द बेसिस ऑफ अदर हैंड एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स, एनिमल सेल्स के पास क्या रहता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। तो सेंट्रियोल जो है एनिमल के सेल में है। तो हम क्या देख रहे हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये प्लांट है, तो प्लांट के पास क्या क्या है, तो बोलेंगे सेल वॉल है, प्लास्टिड है, और लार्ज सेंट्रल क्या है, वैक्यूल है। लार्ज सेंटर में क्या है, वैक्यूल है। तो क्या हो गया, प्लांट का एक थोड़ा फीचर हुआ कि नहीं, है कि नहीं। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते हैं। ये तीनों के तीनों क्या, एनिमल्स में नहीं होते हैं। बट अगर बात करें सेंट्रियोल्स की, सेंट्रियोल्स की बात करेंगे तो सेंट्रियोल्स क्या है, प्लांट में नहीं और ये एनिमल्स में। तो हम चीजें देख रहे हैं कि वही बोले, अदर हैंड एनिमल्स है सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, सारे के सारे प्लांट में सेल में एब्सेंट होता है। लेकिन वही बात करेंगे सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल क्या होते हैं, एनिमल सेल में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, कुछ फीचर्स है जो कि डिफरेंट है, लेकिन वो तो बोथ क्या है, ये बोथ क्या है, तो बोथ क्या है, यूकारियोट्स है, बोथ क्या है, यूकारियोट्स है। ठीक है, कुछ समझ में आ रही है भैया, क्लियर हुआ कुछ। ये हमने देखा था, ये कितना, ये प्लांट का सेल है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर इतना सेंट्रल में क्या है, यहाँ पे कितना बड़ा क्या है, वैक्यूल है। यहाँ पे क्या है, वैक्यूल, इतना बड़ा क्या है, वैक्यूल है। एनिमल्स के सेल में देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं है, एनिमल के सेल में वैक्यूल नहीं है। ठीक है, वही बात करते हैं, हमारे में क्या होते हैं, हमारे में वो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया भी नहीं है ना। सेंट्रियोल के बारे में बात करें, यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल है एनिमल सेल में, और एक प्लांट सेल की बात करें तो इसमें क्या है,
सेंट्रियोल आपका नहीं। सेंट्रियोल क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है प्लांट में। विदाउट सेंट्रियोल सेल डिवाइड करता है। हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में कल देखा था, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला था, क्या बोला था कि ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। देखो प्लास्टिड्स क्या है, प्लांट में पाए जाने वाला सेल है। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल जो पाया जाता है इसी के अंदर में पाया जाता है, वो हम लोग फोटोसिंथेसिस शायद पढ़े थे तो वहां पे देखे थे। और आगे भी शायद कुछ देर में आने वाला है वो प्लास्टिड्स को एक अलग ही कंटेंट में आगे ये है इसी चैप्टर में। पहले इसको समझते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में कल क्या देखा था। हम देखे थे कि कोई प्लांट का सेल है, हमें ऐसा दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, बाहर में क्या था, सेल वाल था। हमने प्लांट का अगर सेल की बात करेंगे तो हमें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा दिखाई दे रहा है, एक सिर्फ ऐसा लाइनिंग दिखा रहा है, लेकिन जब इसको जूम करके देखेंगे तो ये डबल लेयर होता है। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग टैल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टैल। ये टैल है। सब पे ऐसा ही लगा रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, टैल। इसको क्या बोलेंगे, हेड बोलेंगे। तो इस केस में क्या होगा, अपोजिट हो गया, क्या हो जाएगा, टैल, और ये क्या हो जाएगा, हेड। तो ये जो है किसका बना हुआ है, लिपिड बाय लेयर का बना हुआ है, किसका, लिपिड बाय लेयर का बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, लिपिड प्रेजेंट रहता है, और लिपिड में क्या है, फास्फोरस भी प्रेजेंट रहता है, फास्फोरस। और क्या है, ये लिपिड का है। तो ये भी लिपिड है, यहाँ पे फास्फोरस है, लिपिड का लेयर है, यहाँ पे क्या है, लिपिड है और क्या है, फास्फोरस है। लिपिड है और क्या है, फास्फोरस, इसीलिए क्या बोलते हैं, लिपिड बाई लेयर बोलते हैं, है ना, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। तो दोनों को मिलाएंगे, एक लेयर तो क्या बोलते हैं, लिपिड बाई फॉस्फो बाई लेयर, हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये जो ऊपर में दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा दिखाई दे रहा है। उसी तरह नीचे क्या है, एक कोट है, कोट प्रेजेंट है, लेयर प्रेजेंट रहता है। तो ये जो लेयर है सारे के सारे, इस पे क्या प्रेजेंट रहता है, तो हम बोलेंगे लिपिड फास्फोरस। यहाँ पे भी क्या है, अंदर में लिपिड फास्फोरस दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे क्या है, कोई कोई प्रोटीन जो होता है, यहाँ से देख रहे हैं बाहर है, क्या है, बाहर है। तो इस पे अगर कोई प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन बोलते हैं। पेरीफेरल, पेरी का मतलब क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म होगा उसका बाहरी लेयर पे, तो पेरी, है ना। और इंटेग्रल का मतलब क्या, दोनों के बीचों बीच अगर क्या है, कोई को प्रोटीन यहाँ पे पाया जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इंटेग्रल प्रोटीन बोलेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, ये जैसे हो गया, क्या होगा, पेरीफेरल हो गया। और यहाँ पे बोलने की कोशिश किया है कि हेड दिखाई दे रहा है, ये हेड दिखाई दे रहा है, हेड। तो देखो यहाँ पे ब्लैक कलर का आ रहा है इस टाइप का, तो हमने इस टाइप का बनाया ही था, इस टाइप का। तो ये स्ट्रक्चर देखो, फिर यहाँ पे ये है, ऊपर साइड में है, ऊपर साइड में है कि नहीं, कलर चेंज करने से समझ में आए, देखो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। एनसीईआरटी का डायग्राम को देखो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी है, हमने वही पिक्चर बनाया है। और क्या रहता है यहाँ पे, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है लिपिड, और फास्फोरस भी होता है, लिपिड बाई लेयर होता है। तो दोनों लेयर के बीच में, बीचों बीच अगर कोई प्रोटीन पाया जाता है, इंटीग्रल प्रोटीन बोलेंगे। और सिर्फ बाहर पाया जाएगा सरफेस पे, तो क्या बोलेंगे, पेरिफेरल बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन के अलावा इस पे शुगर का चैन भी ऐड रहता है ना, शुगर का क्या है, चैन भी ऐड रहता है, शुगर का चैन ये सारे है। तो यहाँ पे शुगर बोलेंगे। और कहीं कहीं पे बीच में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। मतलब किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पे क्या होता है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, मेडिकल में ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन कैसा आया है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे नाम लिख देगा ए, अब बोलेगा इसका नाम बताओ, तो शुगर, इसके जगह पे बी लिख देगा, इसके जगह पे सी लिख देगा, यहाँ पे डी लिख देगा। अब बोलेगा कि कौन सा क्या है, यहाँ पे क्या लिख देगा, ई लिख देगा। तो अब हमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, समझ आएगा। बीचों बीच रहेगा तो इंटीग्रल, बाहर आएगा तो पेरिफेरल। और इसमें शुगर का चेन प्रेजेंट रहेगा तो शुगर, और बीच में क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट रहते हैं। और क्या है, ये लिपिड का लेयर है तो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का बना हुआ है। आ रही है चीजें समझ में कुछ। इसी के बारे में ये डिटेल्स यहाँ पे कुछ बातें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे।
जैसे बोला है यहाँ पे क्या, एन इम्प्रूव मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, एक इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ सेल सेल मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक्चुअली क्या था, अलग अलग, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है लेकिन अगर साइड बुक कोई अगर पढ़ा जाता है तो उसमें क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट ने जब देखा गया कि ये जो लेयर दिखाई दे रहा है कि नहीं, किसका बना हुआ है, तो किसी ने क्या बोला, फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोवाइलिपिड लेयर, किसी ने प्रोटीन का बोला, किसी ने कुछ और बोला। लेकिन फाइनली जो एक्सेप्टेड मॉडल था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यही बोलता है, एन इम्प्रूव मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन वाज प्रोपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन क्या है, दो साइंटिस्ट। 1972 में वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोसाइक मॉडल, ये जो हम लोग पढ़े मॉडल उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोसाइक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ए क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। क्वासी फ्लूइड क्यों बोला, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, अगर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ क्या होगा, बेंड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारा बॉडी क्या फ्लेक्सिबल है ना, है कि नहीं, उस हिसाब से बोलने की कोशिश किया है। ठीक है, दिस एबिलिटी टू मूव विथ इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज अ फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या, कोई चीज इसे एक्सचेंज हो सकता है, जैसे प्रोटीन का देखा, इंडिकेटर प्रोटीन था, पेरिफेरल प्रोटीन था। ठीक है, फिर क्या बोलने की कोशिश करा है, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। बोल रहा है कि फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक द सेल ग्रोथ। अगर ये फ्लूइड मोसाइक मोसाइक मॉडल नहीं रहता तो क्या होगा, उसमें मूवमेंट नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सेक्रेशन एंड इंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन, यही एक नेचर है सेल का कि वो क्या करता है, डिवीजन करता है। ठीक है, क्या करता है, डिवीजन करता है, और क्या होता है, बढ़ने की कोशिश करता है, कोई चीज सेक्रेट करता है, जस्ट लाइक सलाइवा को देखेंगे। ठीक है, इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सेल है ना, और बाहर से कोई फूड का मटेरियल, मान लेते हैं कोई केमिकल्स है जो सेल के अंदर में, ये न्यूक्लियस है, सेल को जरूरत है, तो ये मटेरियल आसानी से अंदर आ सकता है बिकॉज ऑफ इंडोसाइटोसिस। सेल डिवीजन, ये क्या है, कोई एक सेल है, ये सेल फर्दर डिवाइड करके दो बन सकता है, तो कब ये पॉसिबल होगा, जब क्या होगा, फ्लूइडिटी इसमें प्रेजेंट रहेंगे तो। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मोलिक्यूल्स अक्रॉस इट। तो क्या करते हैं, यही एक क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, कोई वेस्ट मटेरियल होगा बाहर चला जाएगा, और कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा जो इसको जरूरत होगा वो अंदर आ जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ क्या, डबल लिपिड बाइलेयर है, और यहाँ से इंटर आ सकता है कोई चीज, और बाहर जा सकता है। समझ में आ रही है, द मेम्ब्रेन इज selectively permeable to some molecules present on either side of the it। अब ये नहीं कि कोई भी मोलिक्यूल्स जो है, कोई भी मोलिक्यूल ऐसा नहीं है कि कोई भी मोलिक्यूल क्या हो जाएगा, इंटर कर सकता है, कोई भी मोलिक्यूल इंटर नहीं करेगा, जो सेल की जरूरत पड़ेगी उसी को जरूरत पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या बोला, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका इसी का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जब इसको जूम करके देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। तो बोल रहा है कि ये क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है, कोई भी यहाँ पे कोई क्या है, फूड का मटेरियल, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, कोई फूड पार्टिकल्स है, क्या है, कोई फूड पार्टिकल्स है, जो सेल की क्या है, जरूरत है ना। तो सेल की जरूरत है, कुछ जैसे होंगे, कुछ मोलिक्यूल्स ऐसे होंगे, विदाउट, विदाउट क्या बोलते हैं, आसानी से पार कर जाएंगे। कुछ मोलिक्यूल्स होंगे आसानी से क्या होंगे, पार कर जाएंगे, आसानी से बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनर्जी का, विदाउट एनर्जी का वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, मेनी मोलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। मान लेते हैं क्या हो गया, सेल हो गया, यही है, बाहर से कोई मॉलिक्यूल हमारे आ रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है, विदाउट एनर्जी का क्या होता है, अंदर आ सकता है, तो उसमें क्या आ जाता है, वाटर हो जाता है, और ऑक्सीजन हो जाता है, और हाइड्रोजन हो जाता है। इसको अंदर बाहर जाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, पैसे बिना एनर्जी का यूज करते हुए ये मूव करे, उसको ट्रांसपोर्ट एनर्जी बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब बोला है न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अब कुछ क्या होता है, जैसे वाटर भी हो गया, और ये सिंपल डिफ्यूजन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं क्या, कोई सेल है, ठीक है, सेल है, हमें पता है कि इसमें वाटर प्रेजेंट रहेगा तो ज्यादा पानी हो जाएगा तो स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, और पानी निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा, हाँ, टारगेट और श्रिंक हो जाएगा। तो कुछ ऐसे सेल है जो ऑटोमेटिक अपने आप को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, उसको सिंपल डिफ्यूजन along with the concentration gradient from the higher concentration to lower।
तो ये कैसे होगा? सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। मान लो कि बाहर में क्या है, पानी कम है, ठीक है, और अंदर बाहर में क्या है, पानी ज्यादा है, तो हायर टू लोअर मूव कर देंगे। इसी तरह इसमें अगर मान लो पानी ज्यादा है, बाहर में क्या है, कम है, तो ये इधर अंदर का पानी क्या होगा, बाहर चलेगा। मतलब डिपेंड करता है कि कॉन्सेंट्रेशन जिसका ज्यादा है। अगर सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन किसी मिनरल्स का ज्यादा होगा तो बाहर चला जाएगा विदाउट एनर्जी का। अब अंदर में किसी चीज का कमी होगी, वो बाहर से अंदर आ जाएगा। ऑलवेज क्या होगा, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर होगा। ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि आउटर से इनर है, इनर से आउटर। जिसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा अपने लोअर की तरफ क्या हो जाएगा, वो मूव कर जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड एस्मोसिस। तो लिक्विड की बात कर रहा है, तो लिक्विड का डिफ्यूजन अगर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली क्या बोलते हैं हम लोग, गैस का डिफ्यूजन होता है तो डिफ्यूजन बोलते हैं गैस जनरली। और लेकिन अगर कोई लिक्विड पार्टिकल्स का डिफ्यूजन होता है तो क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर कोई गैस है कि नहीं, गैसियस फॉर्म में सेल से बाहर जा रहा है और सेल के अंदर आ रहा है हायर से लोअर, तो उसको डिफ्यूजन बोलेंगे। और वही लिक्विड होगा कोई, तो लिक्विड अगर हायर से लोअर में आ रहा है तो उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस बहुत हर क्या है, सेम वर्ड है, बट डिपेंड्स करता है क्या, स्टेट का। अगर लिक्विड होगा तो क्या समझेंगे, अगर लिक्विड होगा, अगर लिक्विड होगा तो ऑस्मोसिस, और गैस होगा तो क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। एज द पोलर मोलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। अब बोल रहा है क्या, कि पोलर जो मोलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर द्वारा क्या होगा, पास तो नहीं होगा। तो दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखो क्या बोल रहा है, पोलर और नॉन पोलर समझ में आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो। हमने क्या बोला था, ये टेल है, क्या ये टेल है, क्या बोला था, ये टेल है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हमने क्या बोला था इसको, हमने बोला था कि ये क्या है, टेल है, टेल है, टेल है। और क्या ये हेड है, ये क्या है, हेड है। और ये क्या है, टेल है। तो बोल रहा है कि पोलर मॉलिक्यूल, इसको हमने क्या बोला था, पोलर। इसको क्या बोला था हमने, नॉन पोलर, नॉन पोलर। तुमको जो मानना है मानो, से कोई दिक्कत है। बात ये क्या है, कि कोई मान लो कि पोलर मॉलिक्यूल होगा और यहाँ पे पोलर है और यहाँ पे कोई पोलर मॉलिक्यूल आ रहा है बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, सेम होगा तो आने देगा, बट अपोजिट होगा तो नहीं आने देगा। तो ये कैसे तो आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोटीन कैरियर की जरूरत पड़ती है। क्या होता है, प्रोटीन कैरियर की जरूरत पड़ती है। जस्ट बैग लाइक होगा यहाँ पे, यहाँ से जैसे एंट्री होगा तो धीरे धीरे इसको क्या करेगा, पास करा देगा। ठीक है, वही है ना, यहाँ पे बोलने की कोशिश करें, एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाई लेयर। क्योंकि पोलर है तो नॉन पोलर द्वारा क्या होगा, पास नहीं होगा। तो इसको जरूरत पड़ेगी किसको, कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तो कैरियर का मतलब क्या बोलते हैं, चैनल, इस टाइप का चैनल होगा। ठीक है, इस टाइप का क्या होगा, एक अलग चैनल होगा, मैं दिखा रहा हूँ। इस टाइप का क्या हो सकता है, यहाँ पे एक स्पेशल चैनल हो जाएगा, ठीक है, जो पहले से बना होगा। ठीक है, विदाउट इन लोगों का इंटरफेरेंस इधर से पोलर मोलिकुल नॉन पोलर के रास्ते से निकल जाए। तो ये जो प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन बोलने की कोशिश करते हैं। तो वही बोल रहा है, एज दे रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। है ना, तो ये क्या होगा, मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इजीली। ठीक है, अब यहाँ पे उसी को क्या किया है, कुछ और डिटेल्स में देने की कोशिश किया है। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है डिटेल्स में, थोड़ा सा देखेंगे। बोल रहा है क्या, जैसे सेल वाल बोल रहा है। ठीक है, हाँ, ये तो हो गया यहाँ पे। हम्म, फिर गो स्लो। ओके ओके।
हमने क्या देखा था कि मूवमेंट, ये हमने देखा था। फिर क्या देखा था, फ्यू, जैसे कि ट्रांसपोर्ट देयर अक्रॉस मेम्ब्रेन, जैसे बोला था कि नॉन पोलर में जाएगा तो उसको क्या होगा, रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन की उसको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, ये हमने देखा था। अप द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब बोला क्या, ए फ्यू आयंस, कुछ ऐसे आयंस होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे आयंस होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये हमने बना दिया। कुछ ऐसे आयंस होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि हमने क्या बोला, यहाँ पे मान लो के प्लस है, पोटेशियम आयन है, या मान लो क्या, सोडियम, सोडियम का क्या है यहाँ पे, आयन है, क्या सोडियम का है। तो इसको भी क्या होगा, अंदर जाना होगा तो आसानी से नहीं जाएगा, ये चीज है। वो बोल रहा है फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी तक हमने जो जो भी देखा उसको क्या बोलने की कोशिश किया, कि हायर से लोअर मूव कर देंगे, अगर हायर कोई कंसंट्रेशन है ना, हायर से क्या होगा, लोअर मूव करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे आयंस होते हैं और कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसकी मजबूरी होती है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको मजबूरी होती है क्या, कि उसके अगेंस्ट जाने के लिए, मतलब क्या है, कंसंट्रेशन लो है लेकिन हाई की तरफ उसको जाना जरूरी है, क्योंकि वो सेल के लिए क्या है, जरूरी है। तो क्या होगा, अब देखो उल्टा जा रहा है ना, अब उल्टा जा रहा है कि नहीं। तो वहां पे एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। चीजें समझ में आई, क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसमें बोलते हैं, पैसिव का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक, विदाउट एनर्जी, क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन को पास कर गया। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या, कि कुछ पोलर मॉलिक्यूल होंगे जो नॉन पोलर से नहीं जाएंगे, तो क्या होगा वहां पे, कैरियर प्रोटीन होगा। दो चीजें समझ गए। फिर बोला है क्या, हमने देखा कि हायर टू लोअर तो जा रहा है, लेकिन अब क्या होगा, लोअर से हायर जाता है, जब किसी किसी केस में कुछ आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स को जाना पड़ता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, वहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। किस फॉर्म में, तो एटीपी के फॉर्म में। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हमने क्या देखा था, पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा था, और यहाँ पे क्या देखा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा था। पैसिव मतलब क्या था, विदाउट एनर्जी, हायर से क्या होगा, लोअर क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। लेकिन एक्टिव में क्या बोलेंगे, लोअर टू हायर हमें जाना है, लोअर टू हायर हमें जाना है, ठीक है। तो अब हम क्या वहां पे एनर्जी, हाँ ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिख लोगे तो सही रहेगा। यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं, लिख लो, सही रहेगा। जैसे ऐसे लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऐसे लिखो, बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं। किसका, तो सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट, पहला क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और दूसरा क्या लिखेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले ये समझेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। अगर हमें लोअर से हायर अगर जाना है, जनरली नहीं होता है ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसे आयंस होते हैं या मोलिक्यूल्स होते हैं जो सेल के लिए जरूरी होते हैं, तो उसको लोअर से हायर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में इसको एनर्जी देते हैं। तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं, कि कोई सेल है, हायर से लोअर जा रहा है, तो इसमें हम लोग कोई एनर्जी दे ही नहीं रहे हैं ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर जा रहा है। क्या लिख सकते हैं, विदाउट एनर्जी, इसमें विदाउट एनर्जी लगती है, विदाउट एनर्जी, विदाउट एटीपी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो हमारे सेल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फीचर्स है, कि कुछ ऐसे हमारे बॉडी की जरूरत है, कुछ आयंस की जरूरत पड़ती है, जो क्या है, कंसंट्रेशन तो कम है लेकिन हमारे सेल की जरूरत है, तो वहां पे हम लोग एटीपी के फॉर्म में क्या करते देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सोडियम का पंप होता है और पोटेशियम का पंप है, ठीक है। तो उसे हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आसान है ज्यादा,
ये बहुत ही इजी है, ज्यादा ये मत सोचो, नहीं तो ये होगा, लगेगा कि बहुत टफ जा रहा है। ठीक है, आसानी से लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सेल वाल के बारे में बोलने की कोशिश करके, सेल वाल क्या है। ठीक है, सेल वाल क्या है ये देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। देख लिए। सेल वाल को देखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया, अब क्या देख रहे हैं, सेल वाल को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि एज यू मे रिकॉल ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वाल। सेल वाल जो होता है क्या होता है, नॉन लिविंग, और क्या होता है, ये नॉन लिविंग होता है और हार्ड होता है। फॉर्म एंड आउटर कवरिंग फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ये एक सेल हो गया प्लांट का, ये मान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, सेल वाल होता है। तो ये सेल वाल के बारे में बोल रहा है कि सेल वाल फॉर्म एन आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या है, बाहर है। अब फंगाई एंड प्लांट, फंगस और प्लांट में ही पाया जाता है, एनिमल में से तो होता नहीं। सेल वाल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल, सेल वाल जो है वो सिर्फ प्लांट को सेल शेप ही नहीं देता है, एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ये इतना हार्ड होता है कि कोई भी माइक्रोबियल अगर इन्फेक्शन प्लांट को करना चाहे, ठीक है, तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल वाल को पेनेट्रेट करके नहीं जा सकता है। तो प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से और मैकेनिकल डैमेज से। मैकेनिकल डैमेज का मतलब क्या होता है, बहुत तेज आंधी तूफान आई और उसका जो स्टेम होता है वो ब्रेक ना हो जाए, तो मैकेनिकल डैमेज, या खड़ा हो प्लांट गिर ना जाए, तो उसको भी ये सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स। एक सेल क्या करते हैं, एक सेल, प्लांट में बहुत सारे सेल होते हैं, सारे क्या है, एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, लेकिन सब में क्या होगा, सेल वाल होंगे, सेल वाल होंगे, सेल वाल होंगे, सेल, सारे आपस में क्या होते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और प्रोवाइड करते हैं टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल्स, कोई भी बाहर से कोई मोलिक्यूल्स ना आ जाए। एल्गी है सेल वाल, एल्गी जो होता है उसके पास क्या होता है, सेल वाल होता है। अब सबसे पहले समझो एल्गी क्या होता है। तो हम जानते हैं कि प्लांट को अब लोग हम लोग 5 भाग में डिवाइड किया गया है। एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइटा, BRY, ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्गी बोलते हैं। तो एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, एग्जाम में आ चुका है, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। चलो अंडरलाइन करो। तो एल्गी का मतलब क्या बोल रहा है, प्लांट, प्लांट का ही पार्ट है लेकिन स्मॉलेस्ट वाला। तो एल्गी का जो सेल वॉल होता है, एल्गी में जो सेल वॉल है वो किसका किसका बना होता है, ये बात करने की कोशिश कर रहा है। किसका किसका, तो पहला क्या बोलेंगे, सेलुलोज, ठीक है, प्लस क्या, गैलेक्टेंस, देन मेनेंस, देन कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये सारे एल्गी में पाया जाता है। एल्गी में क्या होता है, पाया जाता है। आपको शायद थोड़ा सा जानकारी होगा, नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़े थे हम लोग, थर्ड चैप्टर में, तो वहाँ पे आपको पता होगा हमने बोला था कि जो एल्गी है उसको एयर स्पेस जो क्राफ्ट होता है, स्पेस क्राफ्ट में जो साइंटिस्ट जाते हैं बैठ करके, उनको खाने के लिए टेबलेट फॉर्म में दिया जाता है। बहुत ही क्या होता है, ये एनर्जेटिक होता है। याद आ रहा है हमने, रेड अलगी, ब्राउन अलगी, कुछ याद आ रहा है। तो ये बहुत, इसमें क्या होता है, प्रोटीनस नेचर का होता है। और ये एल्गी कहाँ पे देखने को मिलता है, बाथरूम में, ग्रीन कलर का होता है, जहाँ पे पैर बहुत स्लिप करता है, उसी का मैं बात कर। तो उसका क्या होता है, अलग अलग वेराइटीज होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रोटीनस नेचर का होता है। तो वही बोलने की कोशिश किया है, क्या, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस, कैल्शियम, while in other plants consist of cellulose, hemicellulose, pectin and protein।
देखो क्या लिखा है, ये तो एल्गी के बात किया ना। इन अदर प्लांट्स का मतलब सारे आ जाएंगे एल्गी को छोड़ के। एल्गी में देख लिया, तो एल्गी के अलावा क्या है? ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, ठीक है, टेरिडोफाइट्स है, और क्या है? टेरिडोफाइट्स है, फिर क्या हो सकते हैं यहाँ पे? क्या बोल सकते हैं? जिम्नोस्पर्म। हाँ खुला है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे। तो तीनों में क्या है? ये तो प्लांट है, ये भी तो प्लांट है बट स्मॉलेस्ट है। इसके अलावा क्या बोल रहा है? सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन है, और क्या है? प्रोटीन है। ये क्वेश्चन आ गया है, देखो कितना आसान है। नीट देखो, मैं बता रहा हूँ, नीट पता है मुश्किल क्यों है? ऐसा नहीं है, समझ सबके पास होती है, लेकिन जो एनसीईआरटी का लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई छोड़ देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी हम, यही प्रॉब्लम है। नीट इसीलिए टफ है और एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना, कि तुम कहीं भी कोई भी बुक पढ़ लो, रिजल्ट तुमको एनसीईआरटी से ही होना होना है। देखो ये आसान है ना, हमें समझ में आ गया कि सेल वॉल क्या है। बट वही बात करें कि एलजी में क्या है, तो सेलुलोज है। एल्गी में क्या है? तो एल्गी में क्या देख रहे हैं? सेलुलोज है, गलेक्टेंस है, मेनेंस है, और कैल्शियम कार्बोनेट है। वाइल द अदर प्लांट्स में क्या है? अदर प्लांट्स में क्या है? तो यहाँ पे बोलने की कोशिश किया है, क्या है? सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, पेक्टिन है, और क्या है? प्रोटीन। ये डिफरेंस आ गया। तो बोल रहा है कि सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ पे बात करा गया कि जब प्लांट कोई यंग होता है, यंग का मतलब क्या होगा? जैसे हम मैंगो का सीड को सॉइल में डालते हैं, तो जो स्टार्टिंग में जो छोटा प्लांट्स होते हैं कितने स्मॉल होते हैं कि नहीं, कितने वीक होते हैं, क्योंकि उसका सेल वॉल जो बहुत हार्ड नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, बेंड हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें ग्रोथ होगा तो क्या होगा? हार्ड होते जाएंगे। तो वो बोलने की कोशिश कर रहा है, द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट्स सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ which gradually diminished as the cell mature, and the secondary wall is formed on inner outward membrane side of the cell। अब ये देखो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम ऐसे मानो, ये थोड़ा और डिफिकल्ट होने वाला है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन मैं तो सिंपल में ही समझाने की कोशिश करता, मुझे टफ समझाने में आता ही नहीं। इसको हमने क्या बोला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और सपोज करो कि मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ? मैं इसको बोल रहा हूँ सेल वॉल, जो कि है ही। तो सेल वॉल जो है, सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सेल वॉल कब बोलते हैं? जब ये प्लांट हार्ड हो गया, मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया, तब बोल रहे हैं। तो बोल रहा है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन होता कैसे है? तो स्टार्टिंग में जब ये यंग रहता है, जब ये यंग रहता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट यहाँ पे शुरू होता है। ये जो मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये किसको बोल रहा हूँ? प्राइमरी वाल। ये क्या है? प्राइमरी वाल है। क्या है? प्राइमरी वाल है। फिर क्या होगा? जब ये यंग, थोड़ा थोड़ा यंग होना शुरू करेगा, ये कब किस स्टेज का है? जब इनिशियल बहुत ही, जब सीड डालते हैं, छोटा सा प्लांट ग्रो करता है तब। जब क्या होगा? ये बहुत मैच्योर होगा, तो इसी में से एक और भी लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक और लेयर फॉर्म क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। एक और लेयर क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वाल बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वही क्या करेगा? बाद में और मैच्योर हो जाएगा, तो ये दोनों कन्वर्ट करके ये सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही बोलने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट प्राइमरली कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के लिए कैपेबल है प्राइमरी वॉल, ग्रेजुअली डिमिनिश्ड एज द सेल, ये क्या होगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेकेंडरी वॉल में क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा, इनर टुवर्ड द मेम्ब्रेन। इनर का मतलब, मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? ये है इनर टुवर्ड मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल, सेल के साइड में क्या हो जाएगा? ये फॉर्म होने लगेगा। The medulla is a layer mainly of calcium pectate which hold the glue the different neighboring cell together। ये मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है। मिडिल लेमला क्या है? ये मान लो एक प्लांट का सेल हो गया, ठीक है। ये भी क्या है? एक प्लांट का सेल हो गया। ये भी क्या है? एक प्लांट का सेल हो गया। ये भी क्या है? प्लांट का सेल हो गया। अब हमें पता है कि प्लांट का सेल क्या है? मल्टी सेलुलर है, तो बहुत सारे सेल होंगे। अब प्रत्येक सेल का क्या होगा? प्रत्येक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल होंगे। ये आपस में क्या रहेंगे? सारे आपस में क्या है? यहाँ पे जुड़े रहते हैं। ये जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ग्लू, ग्लू समझते हो? जैसे पेज हम लोग चिपकाते हैं कि फट ना जाए, अलग ना हो जाए, तो ग्लू का यूज करते हैं।
कि आपस में क्या रहे, सब ज्वाइंट रहे। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ पे लेयर दिखा दे, रुक जाओ मैं दूसरे पेन लेता हूँ। ये हमें बनाने की कोशिश करो, ये एक सेल है। तो ये क्या करे, ये जो सेल है इसको भी जकड़ करके रखेगा, इसको भी जकड़ करके रखेगा, मतलब कनेक्ट करने की काम करता है, कनेक्ट करने की काम करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिडिल लेमला बोलते हैं। तो वही बोल रहा है, मिडिल लेमला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट का। तो मिडिल लेमला किसका बना हुआ है, तो कैल्शियम पेक्टेट का। और एक ये एग्जाम में आ चुका है, नीट में एग्जाम में आ चुका है। तो हम कैल्शियम पेक्टेट को अंडरलाइन करें, अपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन करो, है ना। कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड और ग्लू ऑफ डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये बगल में सेल होंगे, बगल में सेल है, बगल में सेल है, सबको आपस में क्या करेगा, ज्वाइंट करने का काम करेगा, कनेक्ट करके रखेगा टुगेदर। द सेल वॉल एंड मिडिल लेमला में बी ट्रांसफर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। अब क्या बोलने की कोशिश करें, मिडिल लेमला में समझ में आ गया। अब बोला क्या, द सेल वॉल एंड middle lamella may be transversed by plasmodesmata which connect to cytoplasm of neighboring cell। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म अब नेबरिंग सेल को क्या करेगा, ये कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रही है चीजें, समझ में आ रही है तो यस लिखो तो। ओके रिपीट कर रहा हूँ, ओके रिपीट कर रहा हूँ। देखो, हमने क्या बोला, ये क्या है, प्लांट का सेल है। ये क्या है, एक प्लांट का क्या है, सेल है। तो ये अलग अलग है कि नहीं, तो हमें तो दोनों का अटैच करके रखना है। ये जो मैं बीच में बना रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेमला। किसका बना हुआ है, तो कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, तो कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ है। ये दोनों का काम करता है, ग्लू जैसा काम करता है, ग्लू। अब ध्यान से देखो, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, ये एक सेल है। ये भी क्या है, एक सेल है। ठीक है, तो जब दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो मटेरियल को इधर ट्रांसपोर्ट करेगा, इधर ट्रांसपोर्ट करेगा। समझ में आ रहा है, तो ये अब हो गया क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। तो अब बोलोगे कि मिडिल लेमला जब आ जाएगा तब तो ब्लॉक कर देगा। तो हम बोलेंगे मिडिल लेमला प्रेजेंट रहेगा, बट जहां पे प्लाज्मोडेस्माटा रहेगा वहां पे क्या रहेगा, यहाँ पे पाइप जैसा रहेगा। ठीक है, छेद रहेगा, जो आसानी से एक से दूसरे सेल में अगर मान लो किसी चीज की कमी है और इस सेल में वो चीजें है तो ये दे देगा, या इसको कमी है तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेगा मटेरियल को। तो इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, इसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेमला। वही यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे क्या, द सेल वॉल एंड द मिडिल लेमला may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of the neighboring cell। ये साइटोप्लाज्म द्वारा क्या रहेगा, नेबरिंग सेल से क्या रहेगा, ये कनेक्ट रहेगा। अब तो चीज समझ में आ गई, प्लाज्मा प्लाज्मोडेस्माटा और क्या है, मिडिल लेमला। हमें कभी नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बार 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 ये कंफ्यूज होता है बच्चे, और बहुत ही आसान है ये। दो सेल को चिपका कर रखेगा, ग्लू जैसा रखेगा, उसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेमला। और क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करिए, क्या होगा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। कोई दिक्कत।
तो अब हम क्या देखेंगे, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, क्या बोला है, while each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, है ना। जो हम लोग देखें कि जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, अलग है। कैसे अलग है, तो स्ट्रक्चरली अलग है, और क्या है, फंक्शनली क्या है, अलग है। और यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है, तो मैं इसको थोड़ा लेस जूम करूँ, चीजें थोड़ा समझने के लिए। एनसीईआरटी सबके पास है, तो ओपन करके बैठो। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें है, और यहाँ से क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन यहीं से आ सकता है अगर देखा जाए तो। क्या बोला है कि जितने भी ऑर्गेनल्स है वो क्या है, स्ट्रक्चरली क्या है, एक दूसरे से क्या डिफरेंट है। ये तो चीज समझ में आ रही है। मेनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज ए इंडोमेट्रियम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। लग रहा है नाम से इंडो मेम्ब्रेन, मतलब सेल के अंदर पाया जाने वाला इंडो मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं है। Many of these are considered together as an endomembrane system because their functions and coordination. The endomembrane system includes ER, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuole. याद रखो, हमेशा कभी नहीं भूलना है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोजोम और वैक्यूल, ये चारों आपस में वैसा ऑर्गन है जो कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। फंक्शंस एंड बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, किस किस का, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। जैसे कि मान लो कि हमारे बॉडी में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स है, बट अगर कुछ ऑर्गन्स आपस में मिलकर के किसी चीज को फंक्शन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंस फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, chloroplast, peroxisome are not coordinated with the above component. These are not the considered in the membrane. अब ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला आ गया। चलो फिर से देखेंगे, मैं लिख रहा हूँ, अगर याद नहीं होगा तो समझो बहुत खतरनाक है वो, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोजोम और क्या है, वैक्यूल, आपस में कंट्रोल कर करके फंक्शन करते हैं, कनेक्ट कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करते हैं। ये इसको कुछ मैसेज भेजता होगा, ये इसको मैसेज भेजता होगा, ये इसको मैसेज कुछ भेजता होगा, आपस में कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। बट वही बात करेंगे किसका, माइटोकॉन्ड्रिया, किसका बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और क्या है, पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम। ये जो थ्री कंपोनेंट है ये आपस में कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करते, तो इसको हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, ये तीनों इंडो मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन आएगा कि कौन सा है, तो तुमको कंफ्यूज हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, ई आर, जी बी, गोल्डी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, क्या है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। और ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, ये आपस में कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करते थे, इसको क्या बोलेंगे, नॉन इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम। ये इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये तो चीजें समझ में आ गई हमें। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने की कोशिश करेंगे, कि अब देखते हैं कि चलो ईआर क्या होता है। अब देखते हैं, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ यूकैरियोट सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत आसान है, मैं फास्ट पढ़ दिया तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसान था इसलिए मैं फास्ट पढ़ा। मैं पिक्चर द्वारा दिखा रहा हूँ, समझ में आएगा। देखो क्या पिक्चर द्वारा है, ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस का सिर्फ हिस्सा है।
इधर में क्या होगा, से साइटोप्लाज्म होगा, ऐसे मान लो ये सारे के सारे क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा बहुत बड़ा। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पोर होता है। क्यों पोर होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए क्या रहता है, पोर होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के क्या होता है, पोर होता है, न्यूक्लियर पोर हो गया। न्यूक्लियर पोर से जस्ट अटैच जो इस लाइक स्ट्रक्चर जो अटैच है, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर अटैच है कि नहीं, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, सबको हम लोग मिला करके क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। बट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप का हो जाता है। एक होता है रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक क्या होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बोलोगे सर रॉफ स्मूथ का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है ईआर का, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, कुछ कुछ प्रेजेंट है कि नहीं, ग्रेनुल्स लाइक प्रेजेंट है कि नहीं। इस पे क्या है, ग्रेनुल्स लाइक देखो प्रेजेंट है कि नहीं यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये सारे के सारे क्या है, राइबोसोम है। क्या है बच्चा, राइबोसोम है। तो ऐसा ईआर जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं रॉफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक तो प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है देखो, नहीं है। इधर में क्या है, नहीं है। इधर भी क्या है, नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी क्या है, नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। वही लिखने की कोशिश है क्या, कि नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम। नेटवर्क मतलब क्या है, देख रहे हो जाली टाइप का टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है कि नहीं, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलर नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बोलने की कोशिश किया है। ठीक है। हेंस ईआर डिवाइडेड द इंटरस्टेलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, दैट इज लुमिनल इनसाइड ईआर। देखो लुमिनर इनसाइड जो ईआर है यहाँ पे, इसको क्या बोलेगा, लूमेन, लुमिनर। लुमिनर, लुमेन का मतलब कैविटी, लुमिनर। एंड एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट, और क्या है जो बाहर है इसको क्या बोला, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म कंपोनेंट, साइटोप्लाज्म। ठीक है, मान लो एक ट्यूब है, इसको क्या बोला है, लुमिनर। और जो बाहर वाला पार्ट इसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि बाहर में क्या था, यहाँ से साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म से क्या अटैच है, ये वाला पार्ट। और लुमिनल क्या है, साइटोप्लाज्म से अटैच नहीं है। ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो कंपार्टमेंट है इसका। पहला कंपार्टमेंट क्या है, टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, लुमिनल कंपार्टमेंट, और क्या बोल रहा है, that is luminal inside ER and extra luminal साइटोप्लाज्म में। ये दो टाइप का इसका पार्ट हो गया, लुमिनल और एक्स्ट्रा लुमिनल साइटोप्लाज्म में रहेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑब्टेन सो राइबोसोम अटैच टू देयर आउटर सरफेस, तो उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेगा। और क्या रहेगा, अब बोल रहा है अब्सेंस ऑफ राइबोसोम, उसको क्या बोलेगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेगा। ठीक है, राइबोसोम अगर प्रेजेंट रहेगा तो रफ, एब्सेंट रहेगा तो, एब्सेंट रहेगा तो, एब्सेंट रहेगा तो, देखो फिर से देखो, रफ इंडोप्लाज्मिक ऑब्जर्व एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। पहले देखो यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बैरियर बियरिंग राइबोसोम, यहाँ पे राइबोसोम है सरफेस पे, तो क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या है, अब्सेंस ऑफ राइबोसोम, तो क्या बोलेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब बोला कि आर ई आर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस बच्चों इतने मजेदार, बायोलॉजी सब्जेक्ट इतने मजेदार है कि अगर अपना अगर बढ़ाओगे भूख प्यास, अगर जिज्ञासा समझने की होगी तो मजा आ जाएगा। देखो कैसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राइबोसोम का स्ट्रक्चर जब हम लोग कल देखे थे ऊपर में, तो क्या बोले थे कि एक क्या है, इसको मैं बोल रहा हूँ लार्ज सब यूनिट। एक छोटा था, इसको क्या बोला था, स्मॉल सब यूनिट। इसको मैंने बोला था 50s, इसको बोला था 30s, दोनों मिला करके क्या होता था 70s। ये किसका राइबोसोम था, प्रोकार्योट का। हमारे केस में क्या होता है, ये यूकार्योट में 60s और 40s, अब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं 80s। ठीक है, प्रोकार्योट और यूकार्योट में ये डिफरेंसेस है। तो देखो ये राइबोसोम जो है, हमने क्या बोला था कल कि एक mRNA है, याद आ रहा है कुछ, mRNA। यहाँ पे राइबोसोम क्या होगा, अटैच रहेगा। पॉलीजोमिक, पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, याद आ रहा है कुछ, बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट है एमआरएनए पे, आरआरएनए। तो क्या बोले थे, पॉलीसोम हो गए। तो ये सारे क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, अमीनो एसिड बनाएंगे, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। वही बोलने की कोशिश कर रहा है क्या, आर ई आर, जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा वही प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा एंड सेक्रेशन में।
दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। जो क्या होता है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है। द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। अब मान लो, तो बोलोगे ना कि सर राइबोसोम प्रेजेंट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, तो स्मूथ का क्या काम है? तो बोलेंगे भैया उसका भी तो काम है, वो लिपिड का सिंथेसिस करेगा। क्यों? लिपिड की सिंथेसिस करने के लिए हमें कोई भी राइबोसोम की जरूरत नहीं पड़ती। तो समझ गया? तो यहां से भी एक क्वेश्चन आ चुका है, यहां से भी क्या है, एक क्वेश्चन आ चुका है। अपने एनसीईआरटी में अंडरलाइन करो कि राइबोसोम RER प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा और SER लिपिड का सिंथेसिस करेंगे। एनिमल सेल लिपिड्स लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स का सिंथेसिस कौन करवाता है? एसी। लिपिड लिखेंगे, स्टेरॉयडल हार्मोन्स कौन सिंथेसिस कराएगा? तो बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं इससे, बहुत सारे। तो आराम से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से, सोना नहीं है, सोना नहीं है। देखो ये सो रहा है, क्यों सो रहा है जी? जगो जगो। नेक्स्ट में देखेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, अब गोल्जी बॉडी क्या है? जस्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में रहता है। जस्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या रहता है? पास में रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बोल रहा है केमेलियो गोल्जी साइंटिस्ट का नाम है। 1898 में ऑब्जर्व किए थे डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। ठीक है। अब किस में देखे थे पता है? ये कहानी थोड़ा हट के बताता हूँ। ऑल का नाम सुने हो? ऑल के रेटिना का आई जो होता है उसमें क्या देखा था? उसका सेल में देखा था, ये गोल्गी का स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है। उसका स्ट्रक्चर ये देखने की कोशिश की थी। ऑल्स के न्यूरॉन्स में, ऑल्स के न्यूरॉन्स में ये देखने की कोशिश किए थे, मिला था उनको फर्स्ट टाइम। जिसका नाम अपने नाम पर रख दिया, साइंटिस्ट का नाम था गोल्जी, है ना। और कोमेलियो गोल्जी ने एक चीज देखा कि ऑल के न्यूरॉन्स में इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा, तो उसको गोल्जी बॉडी नाम रख दिया। तो ठीक है, ये पाया क्या जाता है, हमें भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर उसका उसी में देखा। तो बोला बोला जा क्या रहा है, रेटिकुलम स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के पास है। दीज वेयर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडी, बाद में इसका नाम दिया गया क्या? गोल्जी बॉडी। दे कॉन्सिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट, इसके स्ट्रक्चर का नंबर कैसा दिख रहा है? फ्लैट डिस्क शेप सैक सिस्टर्नी। सिस्टर्नी का मतलब दिख रहा है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा जो चीज है यहाँ पे, ये जो झुका हुआ है, एक सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी, इसको क्या बोला? सिस्टर्नी होता है। दे consist of many flat disc shaped sac और cisternae of 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter. These are stacked parallel to each other. Stack का मतलब क्या है? ये इस स्ट्रक्चर है, जस्ट उसके ऊपर ये चिपका रहेगा, उसके ऊपर ये रहेगा, उसके ऊपर ये रहेगा, उसके ऊपर, इसीलिए इसको वर्ड क्या किया है? स्टेक्ड पैरेलल टू ईच अदर। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका नंबर क्या रहा है? जैसे यहाँ पे देखोगे, एक, दो, तीन, चार, पांच लग रहा है ना सिस्टर्नी, बट किसी में ज्यादा हो सकता है, वेरी करता है। द गोल्जी सिस्टर्नी आर क्या बोल रहे हैं? कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कॉनकेव सिस। और ये क्या है? सिस फॉर्म है, न्यूक्लियस के पास क्या रहता है? सिस फॉर्म में रहता है। सिस कॉन्वेक्स, दिख रहे हो? कॉन्वेक्स। कॉनकेव का मतलब गड्ढा, और कन्वेक्स का मतलब क्या था? उठा हुआ रहता है। देखो मैं वही बताता हूँ, इसका स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ अच्छा से। हाँ देखो ध्यान से, क्या लिखने की कोशिश किया है यहाँ पे कि सिस्टर्नी concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis बोलेंगे उसको, with the forming face, जो क्या करता है? फॉर्मिंग फेस करता है यही। एंड कॉनकेव ट्रांस, जो क्या होता है? मैच्योरिंग फेस होता है, मैच्योरिंग अब फेस। और यहाँ पे ये समझने की कोशिश करो, जब क्या रहता है स्टार्टिंग में, इसका जो शेप रहता है वो क्या रहता है? कन्वेक्स रहता है, सिस टाइप का रहता है। लेकिन क्या रहता है? सिस और फॉर्मिंग शेप रहेगा। लेकिन वही जब मैच्योर होगा, है कि नहीं, जब मैच्योरिंग फॉर्म में आ जाता है, ट्रांस और कन्वेक्स कनकेव शेप का हो जाता है इसका फेस। अब फिर बोल रहा है क्या यहाँ पे? द सिस एंड द ट्रांस फेसेस ऑफ द ऑर्गेनेल्स आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। अब बोला है कि दोनों जो शेप है सिस और ट्रांस का, आपस में क्या है? दोनों कनेक्टेड है, और इंटरकनेक्टेड होकर क्या क्या करते हैं? ये फंक्शन करते हैं।
फिर क्या बोलने की कोशिश किया यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। द गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। जैसे कि हमने क्या बोला, राइबोसोम का क्या काम था, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। आरईआर का और एसीआर का क्या काम था, लिपिड और स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस कराना। वही बोले तो गोल्जी बॉडी का भाई क्या काम है, तो गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड एदर साइड ऑफ इंट्रासेलुलर टारगेट और सेक्रेशन आउटसाइड द सेल। क्या करता है, इंट्रा टारगेट और सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल ये करता है। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। वेजाइकल्स का मतलब क्या होता है, जो भी मटेरियल को पैक करेगा इस टाइप में फॉर्म का, मान लो कोई कोई यहाँ पे मटेरियल है, सबको पैक करेगा और ये एक इस फॉर्म में बना देगा, इसको क्या बोलते हैं, वेजाइकल्स बोलते हैं। टू फॉर्म द, अब क्या करा, वेसाइकल्स फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज होगा विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी apparatus एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेस। दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी apparatus रिमेन इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। A number of proteins synthesis by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphase. Golgi apparatus is the importance of site formation of the glycoprotein and ग्लाइकोलिपिड। ये बहुत बड़ा है, गोल्जी apparatus जो है वो क्या किसके लिए इंपॉर्टेंट साइट है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के लिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट हो जाता है। मतलब क्या बोला है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो क्या होगा, आर ई आर रहेगा तो प्रोटीन बनाएगा, और एस ई आर रहेगा तो आपका लिपिड और स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाएगा। लेकिन उसी के बाद कर रहा है कि ये गोल्जी ऑपरेटर्स का क्या काम है, तो पैकेजिंग मटेरियल को काम करता है, डिलीवर करता है किसको, इंट्रासेलुलर टारगेट को, और सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल, और आउटसाइड द सेल क्या करता है, सेक्रेट करता है। अब बोल रहा है क्या कि जो भी मटेरियल पैक होता है वेजाइकल का फॉर्म होता है फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्यूज होकर विद द सिस फेज एंड द गोल्गी apparatus मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज, जिसको क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग को क्या बोलते हैं, ट्रांस फेज। ठीक है, दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्गी apparatus रिमेन इन द क्लोज एसोसिएशन विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए बोला जाता है कि गोल्जी बॉडी जो है वो जस्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या है, पास में ही है। ठीक है, और बोला है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी apparatus बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। गोल्गी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये चीजें हो गई, चीजें समझ में आ रही है तो बोलेंगे हाँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा चीजें समझने के लिए कि लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है, ये भी बहुत ही देखते हैं लाइसोसोम। एक मिनट सर, कैन यू स्क्रॉल द लिटिल अप, ओके ओके। थोड़ा कनेक्ट तो कुछ मिल रही है। हाँ मैं हाँ ये मैं ये मैं सुन रहा सुन हूँ, रहा हूँ, अपना अपना फोन फोन कनेक्ट किया कनेक्ट हूँ, किया हूँ, बोलो। बोलो। हेलो। हेलो। हाँ मैं हाँ ये मैं ये बोलो, बोल क्या क्या पूछ रही पूछ थी, रही थी। मैं मैं तुम्हारा आवाज तुम्हारा सुन आवाज सुन सकता रहा हूँ, बोलो। हूँ। चलो तो चलो आगे तो आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। लाइसोसोम को लाइसोसोम देखते को देखते हैं।
लाइसोसोम के बारे लाइसोसोम में, के बारे में क्या बोलने की कोशिश की है? लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम क्या है? ये भी ये क्या भी है, क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड क्या है, क्या है? वेस्कुलर वेस्कुलर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर फॉर्म है, बाय द फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्जी गोल्जी ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स। गोल्जी तो गोल्जी ऑपरेटर्स के ऑपरेटर्स द्वारा के क्या द्वारा क्या होता है, होता है? जो जो पैकेजिंग पैकेजिंग फॉर्म होता फॉर्म है होता है उसी को क्या उसी को क्या बोलते हैं, बोलते हैं? गोल्जी गोल्जी ऑपरेटर्स द्वारा ऑपरेटर्स क्या द्वारा होता है, क्या फॉर्म होता है? होता है। फॉर्म होता है। The The isolated isolated lysosomal lysosomal vesicles vesicles have been have been found to be found to be very very rich rich in in almost almost all all types of types of hydrolytic हाइड्रोलाइटिक enzymes. एंजाइम्स। अब अब हाइड्रोलाइटिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या एंजाइम्स है, क्या ये है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलेजेस का हाइड्रोलेजेस मतलब का क्या है, मतलब क्या है? लाइपेजेस है, लाइपेजेज है, प्रोटीएजेस है, प्रोटीएजेज है, कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट और है क्या है, और क्या ऑप्टिमली है? एक्टिव ऑप्टिमली एसिडिक एक्टिव पीएच। एसिडिक दीज पीएच। एंजाइम्स आर दीज कैपेबल एंजाइम्स ऑफ आर कैपेबल डाइजेस्टिंग द ऑफ डाइजेस्टिंग द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, प्रोटीन, लिपिड्स और लिपिड्स क्या है, और न्यूक्लिक क्या है? एसिड। न्यूक्लिक ये एसिड। बोलने की ये कोशिश यहाँ बोलने पे की कर रहा कोशिश है। यहाँ पे कर रहा है। हाँ बोलो, सुनाई हाँ दे रहा है, बोलो, हेलो। सुनाई दे रहा है? हेलो। ओके ओके। एक्चुअली पास में एक्चुअली मैं भी जूम वो कनेक्ट किया फोन से, तो वही इसलिए इकोइंग हो रहा था। ठीक है, वो गुजता है ना पास में, इसीलिए थोड़ा दूर में कनेक्ट सुनने से सही रहता है। तो ठीक है, तो हम इसको अब देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइसोजोम। लाइसोजोम को एक याद है ना, तुम लोग क्या बोलते थे, सुसाइडल बैग ऑफ, सुसाइडल बैग इसी को बोला जाता था, लाइसोजोम को ही। ठीक है, these are the membrane bound vesicles structurally formed by the process of packaging of the Golgi product. These are the membrane bound क्या है, वेजाइकल। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है, ये मान लो वेजाइकल, तो इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा ऊपर में। फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्जी ऑपरेटर। तो जब गोल्जी ऑपरेटर्स क्या करता है, जब पैकेज करता है, तो ये लाइसोसोम फॉर्म होता है। The isolated lysosome vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes। और इसमें जो होता है, सारे लगभग टाइप के क्या होते हैं, एंजाइम इसमें प्रेजेंट रहते हैं। हाइड्रोलेज जैसे क्या होगा, लाइपेज हो गया, प्रोटीएज होगा। देखो हाइड्रोलेज का मतलब क्या होता है, कोई सी चीज को ब्रेक कर करके आसान बनाना। ब्रेक करके का मतलब, मान लो कि हम लोग फूड डाइजेस्ट करता है, फूड खाता है, लेकिन उसका डाइजेशन तो जरूरी है। सो डाइजेशन के लिए हाइड्रोलेज सारे एंजाइम्स होते हैं। जैसे लिपेज हो गया, लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जो है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, जो भी कोई चीज कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, जैसे फैट हो गया, है कि नहीं, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, जैसे ग्लूकोज हो गया, उसको क्या करेगा, लाइपेज क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन हो गया, तो प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, प्रोटीन। वही बात करेंगे लिपिड का, तो लिपिड का कौन, हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये इसको डाइजेस्ट करता है। ये सारे के सारे क्या है, और वही बोले ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, द एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग। ये सारे का सारे जो एंजाइम है, 1 2 3, ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और लिपिड को। ठीक है, ये डाइजेस्ट करते हैं। तो बोल सकते हैं क्या, लाइपेज, यहाँ पे बोल सकते हैं कि लाइपेज क्या है, एक एंजाइम है। तो ये किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को। वही बात करते हैं किसको, प्रोटीएज, प्रोटीएज किसको डाइजेस्ट करेंगे, तो प्रोटीन को, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। वही बात करेंगे किसका, तो कार्बोहाइड्रेज, कार्बोहाइड्रेज, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, लाइपेज लिपिड को करेंगे, लाइपेड लिपिड को करेंगे, कार्बोहाइड्रेज कार्बोहाइड्रेट को करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का। तो बस आसान भी है, नाम भी सेम सेम है। लाइपेज लिपिड, प्रोटीएज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेज कार्बोहाइड्रेट, बस आसान है। ठीक है, चलो वैक्यूल के बारे में बात करें, जो खाली स्थान है। द वैक्यूल द मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड क्या स्पेस है, फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, इट कंटेंट, इसमें वाटर। देखो यही पूछता है कि प्लांट का सेल है, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे इतना बड़ा वैक्यूल, ये क्या है, वैक्यूल है। तो वैक्यूल में प्रेजेंट क्या रहता है, तो बोलेंगे वाटर प्लस क्या रहता है, सैप, ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं। तो वाटर, सैप, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल टू डू, वो सारे के सारे प्रेजेंट इसमें रहते हैं। जो इस सेल को अब कोई चीज की जरूरत नहीं है, सारे इसमें क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं स्पेस। अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। द vacuoles is bound by a single membrane called the tonoplast. In plant cells, the vacuole can occupy 90% of the volume of the cell. तो बोल रहा है क्या, इन प्लांट सेल द vacuole क्या करता है, 90% ऑक्युपाई करता है सेल। तो उसमें होता क्या है 90% में, तो कुछ नहीं, वाटर है प्लस सैप। तो वैक्यूल में क्या प्रेजेंट है, वाटर है और क्या है, प्लस सैप प्रेजेंट है। सैप का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, पीने क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, अपने भाषा में बोला था, मोमो का वो जो सूप पीते हैं ना, बस सूप ही सैप बोल सकते हैं। वाटर और कोई चीज क्या रहेंगे उसमें,
प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम लोग उसी टाइप का समझेंगे, जूस टाइप का रहेगा जो क्या होगा, तो वही बोला सैप। चीजें समझ में आ रही है, सैप उसको बोलेंगे। इसीलिए कोई कोई बुक में इसको क्या बोलते हैं, सैप वैक्यूल भी बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम वैक्यूल को हम लोग वैक्यूल का क्या बोलते हैं, कहीं कहीं पे लिखा रहता है सैप वैक्यूल, सैप वैक्यूल भी लिखा रहता है कहीं पे। ठीक है। और इसका टाइप भी होता है, सैप वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है कि नहीं। और क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्चुअली अलग अलग चीजों में पाया जाता है। चलो इसको देखते हैं हम लोग। तो बोला कि इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट facilitate the transport of a number of ions and other materials against concentration gradient into the vacuole। अब बोलो यहाँ पे नया चीज आया, एकदम न्यू। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, ये क्या एकदम न्यू चीज है। और ये इतना आसान है कि पूछो मत कितना आसान है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, जो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है ना, कहाँ पे देखो, ये जो मान लो ये सेल का ये वैक्यूल है ना, ये जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है। तो ये बोले कि इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ, इसका मतलब क्या है, टोनोप्लास्ट में क्या रहेंगे, कुछ पोर रहेंगे, जो क्या होगा, जो भी सेल में वेस्ट मटेरियल है, तो वैक्यूल में तो जाना पड़ेगा ना, तो किसके थ्रू जाएंगे, क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन पे का टोनोप्लास्ट में, टोनोप्लास्ट में क्या होगा, उसी टाइप का रहेगा मेम्ब्रेन। The numbers of ion and the other materials concentrally gradient into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अलावा क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन क्या रहता है, हाई रहता है, किसका, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में। अब बोले क्या, इन अमीबा, अमीबा का मतलब समझो ना, एक अमीबा है, ये एक प्यारा सा अमीबा है। अब यहाँ पे एक फूड पार्टिकल्स रखा हुआ है, किसको खाता है, अमीबा। अमीबा जब फूड पार्टिकल को देगा तो अपने स्ट्रक्चर क्या कर लेगा भाई, थोड़ा सा इसे बेंड कर लेगा। ठीक है। और क्या आएगा, फिर इसको अमीबा क्या करेगा, बोलो, बोलो जी। मतलब कवर कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, अमीबा के बॉडी के अंदर आ जाएगा। तेरी क्या है, एक वैक्यूली फॉर्म है, तो ये क्या बना रहा है यहाँ पे, छोटा छोटा ये क्या है, वैक्यूल ही तो बनाया। वही बोल रहा है क्या, अमीबा में क्या होता है, वैक्यूल होता है, बट उसका नाम क्या है उसका, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्यों, क्योंकि चेंज होते रहता है। इम्पोर्टेंट फॉर द अस्मो रेगुलेशन, अस्मो रेगुलेशन का मतलब एक्सक्रेशन के लिए, एक्सक्रेशन का, वेस्ट मटेरियल को कैसे डिस्चार्ज कर दे बाहर, है ना। ये जैसे कोई फूड को लिया ना, उसी तरह क्या होता है, कोई फूड को यहाँ से पास भी कर देता है, रिलीज भी कर देता है बॉडी से, है ना, इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्टा, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म इन द इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। कुछ में क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ भी करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल एक्सक्रेट करता है, जैसे एक्सेस वाटर हो जाएगा अगर बॉडी में, मान लो कि ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वैक्यूल्स वाला, ये पानी में रहते हैं, तो बॉडी के अंदर क्या होगा, पानी तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, तो उसका बॉडी कोलैप्स ना हो जाए, तो क्या करता है, रिलीज करते रहते हैं, इसी तरह पानी को रिलीज करते रहे। पानी आएगा वैक्यूल में, क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और धीरे धीरे जाके रिलीज कर देंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, बहुत ही आसान है। अब कुछ इस टाइप का है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली सबसे ज्यादा पढ़ना है वहाँ पे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। चलो यहाँ पे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक सिंगल, ये बोल रहा है ना कि जब तक इसको स्टैंड नहीं किया जाएगा ना, हम लोग माइक्रोस्कोप को नहीं देख, क्यों, बेचारा ये क्या होता है, नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल होता है, कोई फिक्स नहीं है। नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जहाँ पे क्या होगा, हम अपने बॉडी का, बॉडी ऑर्गन का, कोई भी ऑर्गन से अगर अपने बॉडी का कोई भी ऑर्गन, सबसे ज्यादा जिस ऑर्गन्स का यूज करते हैं वहां पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा प्रेजेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, एनर्जी क्या होता है वहीं पे फॉर्म होता है, ये बोल सकते हैं वहां पे। ठीक है। तो वही बोल रहा है क्या, जैसे क्या हो गया, हमने बाइसेप्स, जैसे जिम जाता है तो बाइसेप्स हो गया, है ना, तो बना रहा है। जैसे कि हम उठते बैठते हैं तो सबसे पहला क्या है, थाई, अपने जांग का यूज करते हैं मसल्स के लिए, अप डाउन करने के लिए हाथ का यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, नंबर ज्यादा पाया जाता है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल। Physiological activity of the cells. The terms of the shape and size also considerable degree of variable. थोड़ा थोड़ा क्या मिलेगा, सब में क्या होगा, अलग मिलेंगे। Typically it is sausage
शेप, सॉसेज शेप टाइप का क्या होता है मेटो का? सॉसेज का मतलब जूता जो शेप होता है, जूता का शेप है जो, जूता का जो शेप होता है इस टाइप का, है ना? इस टाइप का होता है ना कुछ, निश्चित टाइप का रहेगा। आगे दिया हुआ है उसको देखेंगे, और इसमें क्या होता है इस टाइप का सिस्टर्नी होता है। सिलिंड्रिकल हैविंग द डायमीटर कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर बताओ कितना होता है, ठीक है, एवरेज, और लेंथ कितना होता है। तो डायमीटर की बात करेंगे, डायमीटर का तो कितना होगा इसका, तो 0.2 टू क्या बोलेंगे 1 माइक्रोमीटर। वही बात करें किसका, लेंथ का, तो क्या होगा 0.1 to 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, ये क्या है उसका लेंथ है। इस माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन, ये क्या होता है डबल मेम्ब्रेन, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या था डबल, वहां पे भी क्या है, ये भी क्या है डबल मेम्ब्रेन, ये भी क्या है डबल मेम्ब्रेन है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का पिक्चर। ये जो शेप है इसी को क्या बोला, सॉसेज शेप बोला, क्या बोला सॉसेज, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सेक्शन, सॉसेज शेप बोला क्यों, यहाँ पे इस टाइप का जूता टाइप का मैंने बोला था, है ना, ठीक है, शूज टाइप का। आउटर मेम्ब्रेन ये हो गया, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन ये हो गया, और बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है खाली 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 खाली, जिसको हम लोग अपने सेल में क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म सेल के अंदर में, तो वही माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया के केस में हम लोग इसको मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये जो बार बार क्या है इस टाइप का जो राउंड राउंड बना है इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। सिस्टर्नी कहाँ पे बोले थे बताओ तो, गल्जी बॉडी के केस में सिस्टर्नी बोले थे, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं उसको क्रिस्टा बोल रहे हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग द लूमेन, ठीक है, जो क्या करता है लूमेन को डिवाइड करता है। लूमेन किसको बोलेगा पता है, लूमेन ये आउटर, ये इनर, इसके बीच में कुछ स्पेस होगा नहीं, इसको क्या बोलेगा लूमेन बोलेगा, ठीक है। एंड द lumen distinctly into the two aqueous compartment, outer compartment और inner compartment, the inner compartment is filled with the dense, जिसको क्या बोलेंगे मैट्रिक्स, इनर कंपार्टमेंट क्या है मैट्रिक्स भरा हुआ है, वही बात का आउटर कंपार्टमेंट फॉर द कंटिन्यूअस lining limiting boundary of the organelles, the inner membrane form a number of enfolding called the क्या बोलते हैं क्रिस्टा। अब इसको क्या बोले हम लोग क्रिस्टा, जो नंबर ऑफ बहुत सारा क्या फॉर्म है, तो ये क्या है हम लोग क्रिस्टा बोलेंगे। क्रिस्टा क्या करेगा टुवार्ड द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का टुवार्ड क्या है क्रिस्टा इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्रिस्टा का क्या काम है, क्या काम है, तो सरफेस एरिया को क्या करना है इंक्रीज करता है। जैसे जरूरत पड़ेगी मान लो कोई मटेरियल आए तो क्या करेगा सरफेस है इसका साइज बढ़ा देगा, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो क्रिस्टा ही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लिए क्या है क्रिस्टा है। हम बोल रहे हैं कि पिक्चर में देख रहे हैं तो बोल रहा है द क्रिस्टा इंक्रीज द सरफेस एरिया, द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ऑन स्पेसिफिक एंजाइम, दोनों मेम्ब्रेन के पास अपना खुद का क्या होता है एंजाइम होता है, जो माइट विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या होता है एरोबिक, एरोबिक का मतलब क्या होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन कराता है, ठीक है। द प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और क्या करता है एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। याद आ रहा है जैसे हम ऑक्सीजन लेंगे हमारे बॉडी में क्या है ग्लूकोज है, जैसे ऑक्सीजन लेंगे ग्लूकोज क्या करेगा टूटेगा किसमें, CO2 प्लस वाटर में, बस समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या करा वेस्ट मटेरियल में ही होता है, तो हमारे बॉडी में खाना खाते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, लेकिन कुछ ग्लूकोज को कौन ब्रेक डाउन करेगा, तो बोलेंगे ऑक्सीजन जैसे लेंगे तो फूड का क्या होगा टूट जाएगा, टूट जाएगा CO2 बाहर निकल जाएगा और पानी, बस समझ रहे हैं ना? तो वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वही बोलने की कोशिश कर रहे हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया आर द site of aerobic respiration, they produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called the power house of cell, इसलिए इसको क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। नहीं चीजें समझ में आ रही है, चलो ऐसे समझो। मान लो ये मैं हूँ विश्वजीत सर है, ठीक है, एक फूड को क्या करते हैं खाते हैं, इनके बॉडी में क्या बनता है ग्लूकोज, जिसे अपना सारे काम करते हैं। अब ये ऑक्सीजन भी लेते हैं, तो ऑक्सीजन का क्या काम है इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, तोड़ देता है। और ग्लूकोज अब जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज है। अब हम O2 लेंगे तो क्या होगा CO2 में टूट जाएगा प्लस वाटर में क्या होगा टूट जाएगा। तो ये CO2 वेस्ट मटेरियल के बारे में जो CO2 छोड़ते हैं वेस्ट मटेरियल क्या है ब्रेक डाउन ऑफ क्या है, तो बोलेंगे ग्लूकोज। तो कैसे जब सांस लेते हैं एरोबिक रेस्पॉन्स, इसीलिए क्या बोल रहे हैं ये टूटा कि नहीं, तो इसीलिए बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। द मैट्रिक्स आल्सो पोसेस ए सिंगल सर्कुलर डीएनए, अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल राइबोसोम 70s पर। अब मजेदार चीज ये है
कि राइबोसोम का खुद का अपना क्या होता है, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना राइबोसोम होता है। हमने क्या देखा था, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या देखा था, 70s टाइप राइबोसोम देखा था, यूकैरियोट में 80s टाइप राइबोसोम देखा था। लेकिन ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। किस, कौन सा राइबोसोम, तो 70s जो प्रोकैरियोटिक में, जो प्रोकैरियोटिक में था 70s, वही माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना क्या होता है, खुद का अपना क्या होता है, खुद का क्या होता है अपना राइबोसोम, वो भी 70s का। इसी तरह अगर आगे पढ़ेंगे तो क्लोरोप्लास्ट का भी क्या होता है, 70s खुद का होता है। तो प्रोकैरियोट, देखो प्रोकैरियोट क्या है, 70s। माइटोकॉन्ड्रिया किसका पार्ट है, तो यूकैरियोट का। क्लोरोप्लास्ट भी किसका पार्ट है, यूकैरियोट का। तो 70s 70s दोनों का होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन में बच्चे इसलिए नहीं बता पाते हैं कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, यही बोल रहा है कि एनसीईआरटी को पढ़ने के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझना है। 70s एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय द फ्यूजन। अब एक माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे एक सेल दो सेल से डिवाइड होता है, दो सेल हो गया, एक सेल दो में हो गया, एक और दो, दो में डिवाइड हुआ, तो बोला कि उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड तो होता होगा ना एक से दो, तो किसके द्वारा, तो बोलता है फ्यूजन द्वारा। ये नीट में आ चुका है, नीट में आ चुका है, हो सकता है फर्दर इस साल भी आ सके या नेक्स्ट ईयर आ सके, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो डिवाइड करता है वो किसके द्वारा करता है, तो फ्यूजन के द्वारा करता है। किसके द्वारा, तो फ्यूजन के द्वारा क्या करता है। चलो अब क्या पढ़ते हैं, प्लास्टिड। तुम जो पूछ रही थी ना कि प्लास्टिड क्या होता है, माहिया तुम पूछ रही थी ना तो कि प्लास्टिड क्या होता है, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, प्लास्टिड खत्म करेंगे और सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ ज्यादा चीजें नहीं, मेन चीजें हमें समझ में आ गई है, ठीक है। तो इस चैप्टर को क्या करते हैं, यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। और मैं कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ पीडीएफ डीपीपी भेजता हूँ, है ना, डेली प्रेस्टिक पेपर, उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। जो नहीं आए क्वेश्चन नंबर, आपको ग्रुप में मैसेज करना है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं है, इसका आंसर को एक्सप्लेन कीजिए, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। हो सकता है कि एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आपका क्वेश्चन को मैं जूम मीटिंग पे सॉल्व भी कर लूँ, ठीक है। चलिए ओके, बोलो। और कितना बाकी है देख लो, रुक जाओ लाइन पे ही बने रहो, बताता हूँ कितना बाकी है। थोड़ा सा बाकी है, प्लास्टिड हो गया ना ये, देखो प्लास्टिड हो गया, तो बस ये हो, क्या हो गया, बस प्लास्टिड ही है राइबोसोम में, बस खत्म है अब, ज्यादा नहीं है। न्यूक्लियस है थोड़ा, ठीक है, काइनेटोकोर है, बस खत्म। हाफ एन आवर, हाफ हाफ आवर क्लास चलेगा, 30 मिनट्स का, और खत्म हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है, ओके।